हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव कार्यकी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम उत्सर्जी उत्पाद और उसका निष्कासन या हम बोल सकते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र है। इसके अंदर हमें उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है कि मानव के अंदर उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, उत्सर्जन तंत्र किन किन संरचनाओं से बना हुआ है, कौन कौन से रोग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किस तरह से होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। उससे पहले उत्सर्जन की परिभाषा के बारे में पढ़ना है, उत्सर्जन के आधार पर प्राणियों के प्रकारों को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आती है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है। तो उत्सर्जन होता क्या है? हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं? हम हमारे भोजन में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के पदार्थ ग्रहण करते हैं। पहले का नाम है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा या लिपिड और तीसरा होता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होगा, CO2 और H2O बन जाएंगे। CO2 को श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वसा का अपघटन होगा, वसीय अम्ल ग्लिसरॉल बनते हैं। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में भी प्रमुख रूप से CO2 और H2O है, उनको भी CO2 को रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रोटीन का जब अपघटन होता है तो इससे अमीनो अम्ल बनते हैं और इन अमीनो अम्लों के अपघटन से अमोनिया का निर्माण होता है। जो अमीनो अम्ल प्रोटीन के अपघटन से बनेंगे उनके अपघटन से अमोनिया का निर्माण होगा और यह अमोनिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ शरीर में प्रोटीन के अपघटन से बनते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ हमारा आते कहाँ से है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। बॉडी में जब प्रोटीन का अपघटन होता है अमीनो अम्ल बनेंगे, अमीनो अम्ल के अपघटन से अमोनिया का निष्कासन होगा। उसी अमोनिया के डिफरेंट फॉर्म को जो प्राणी है वो अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। सेकंड पॉइंट, बहुत से बच्चों को पाचन तंत्र से जो हम मल का निष्कासन करते हैं उसमें और इस उत्सर्जन तंत्र से जो अमोनिया युक्त अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहे हैं उनमें कंफ्यूजन रहता है कि पाचन तंत्र है उसमें भी मल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ भी वो भी एक प्रकार का उत्सर्जित उत्पाद है, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जित उत्पाद है। लेकिन दोनों में डिफरेंस यह है, पाचन तंत्र में जो हम उत्सर्जित करते हैं वह अपचित भोजन होता है। पाचन तंत्र के माध्यम से जिस अपशिष्ट पदार्थ को या मल को निकाला जाता है वह एक प्रकार का अपचित भोजन है, जबकि उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। वो हमारे पाचन क्रिया से उत्पन्न जो हुए हैं अपचित भोजन है उसको निकालने में पाचन तंत्र सहायक है। इसमें जो उपापचयी क्रियाएं हो रही है शरीर में उसमें प्रोटीन का अपघटन हो रहा है, प्रोटीन के अपघटन से अमोनिया बन रही है, तो उस अमोनिया को निकालने में उत्सर्जन तंत्र सहायक होता है। तो दोनों एक अलग अलग प्रकार के सिस्टम या तंत्र होते हैं। एक के द्वारा अपचित भोजन को निकाला जाता है, दूसरे के द्वारा जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो डेफिनेशन इसकी होगी, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाती है। सेकंड, अब इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में जो अंग सहायक होंगे, जैसे किडनी हो सकता है, जो अन्य जंतु है उनमें प्रोटोनेफ्रिडिया हो सकता है, किसी के अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जा रही है, किसी में हरित ग्रंथियां पाई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है अपशिष्ट पदार्थों को या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में जो अंग सहायक होते हैं
उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और विभिन्न उत्सर्जी अंग आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और इस उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि से शरीर से बाहर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। अब कौन सा पदार्थ प्राणी अपने शरीर के बाहर उत्सर्जित कर रहा है, उसके आधार पर जीवों को प्रमुख रूप से 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। यानी उत्सर्जन के आधार पर प्राणियों के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पहले प्रकार का नाम है अमोनोटैलिक। फर्स्ट टाइप के जो प्राणी हैं उनको बोलेंगे अमोनोटैलिक। दूसरे हैं यूरियोटैलिक। सेकंड टाइप के जो प्राणी होते हैं यूरियोटैलिक। थर्ड टाइप के जो प्राणी होते हैं यूरेकोटैलिक। यानी जिस पदार्थ का वो अपने शरीर से बाहर एक्सक्रीशन कर रहे हैं या उत्सर्जन कर रहे हैं, उसके आधार पर प्राणियों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरेकोटैलिक। अब इनके नाम के अंदर ही इनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। जैसे अमोनोटैलिक ऐसे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, NH3 या अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, अमोनोटैलिक कहलाएंगे। यूरियोटैलिक ऐसे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें बोला जाता है यूरियोटैलिक। और यूरेकोटैलिक ऐसे प्राणी जो यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरेकोटैलिक प्राणी कहा जाता है। तो 3 प्रमुख प्रकार में बांटा गया है। जिस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकाल रहे प्राणी, उसके आधार पर उन्हें नाम दिए गए हैं। अब इन तीनों में से हमें याद ये रखना है, जैसे 3 प्रकार के उत्सर्जी उत्पाद हो गए, NH3, यूरिया और थर्ड टाइप का है यूरिक अम्ल। इनके यदि विषैलेपन की हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा विषैला होता है। अमोनिया सबसे ज्यादा विषैला होगा, यूरिया उससे कम विषैला होगा और यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होगा। यानी जो जहरीलापन है, अमोनिया सबसे ज्यादा विषैला है उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया उससे कम विषैला है, यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होता है। पानी की आवश्यकता या जल की आवश्यकता के आधार पर बात करें, अमोनिया को अपने उत्सर्जन के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता है, यूरिया को इसके कंपैरिजन में कम मात्रा में पानी की आवश्यकता है और यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए बहुत कम पानी आवश्यक होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि यूरिक अम्ल के उत्सर्जन में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो 3 प्रकार के प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हैं जिनके आधार पर प्राणियों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनोटैलिक प्राणी की। अभी आपको बताया ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजन अपशिष्टों का अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जीव जो नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करेंगे, उन्हें हम अमोनोटैलिक प्राणी कहते हैं। सेकंड, बनती कहां से अमोनिया? अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं, प्रोटीन और अमीनो अम्ल के अपघटन से NH3 उत्पन्न होगी। शरीर के लिए हानिकारक है। अमोनिया गैस है, बॉडी के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। अत्यधिक विषैली है, इसलिए इसे बनते ही शरीर से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। अमोनिया एक अत्यधिक विषैली या जहरीली गैस है, इसलिए इसे बनते ही शरीर से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। सबसे ज्यादा घुलनशीलता है तीनों के कंपैरिजन में। NH3 सबसे ज्यादा पानी में घुलनशील है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए जल आवश्यक होता है। यानी इसका उत्सर्जन करना है, जल की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी। अब जल की अधिक आवश्यकता है, इसलिए अधिकांश जो जलीय जीव हैं वो अमोनोटैलिक प्राणी होते हैं, अर्थात अधिकांश जलीय जीवों के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। अब एग्जाम्पल इसके, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जो पानी में मिल रहे हैं, पॉलीफेरा संघ के प्राणी, कुछ एनिलिडा संघ के प्राणी, जलीय ऑर्थोपोडा, पानी में पाए जाने वाले ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी, मोलस्का संघ के प्राणी, ये सबके सब अमोनोटैलिक प्राणी हैं।
अलवणीय जल की जो मछलियां हैं वो भी अमोनोटैलिक प्राणी हैं। जो अलवणीय जल में पाई जा रही है, मीठे पानी के अंदर जो पाई जा रही है, वो मछलियां भी अमोनोटैलिक प्रकार के प्राणी होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल। अब इन प्राणियों के अंदर क्या होता है, मछलियों में जैसे हमें पता है एक संरचना पाई जाती है गिल। गिल प्रमुख रूप से श्वसन क्रिया में सहायक है, और श्वसन क्रिया गिल के माध्यम से कैसे होती है, पानी आता है उनके शरीर के अंदर, पानी में से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और CO2 को बाहर मुक्त कर दिया जाता है। तो इन गिलों के द्वारा ही, अमोनिया भी एक गैस है, जैसे O2 ले रहे हैं, CO2 को पानी में डाल रहे हैं, उसी प्रकार अमोनिया को भी पानी में डाल दिया जाता है और उस पानी के माध्यम से अमोनिया शरीर के बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से इनके अंदर प्रमुख रूप से गिल जो संरचना है मछलियों में, वह अमोनिया के उत्सर्जन में सहायक होती है। इनमें जो किडनी या वृक्क संरचना पाई जाएगी वो केवल जल की मात्रा का नियमन करने के लिए होती है। अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए मछलियों में गिल स्ट्रक्चर प्रमुख सहायता प्रदान करती है। तो ये पहले प्रकार के प्राणी हैं जिन्हें हम अमोनोटैलिक प्राणी कहते हैं। सेकेंड टाइप के प्राणी है यूरियोटैलिक प्राणी। इसके भी नाम के अंदर है, ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों का यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। अब यूरिया कहां से आएगा, यूरिया जंतुओं के अंदर NH3 को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। यूरिया का निर्माण किससे होगा, जो NH3 है उसी से होगा। अमोनिया और CO2 मिलकर आपस में मिलकर यूरिया बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक है और इसे कुछ समय के लिए शरीर में स्टोर किया जा सकता है, इसलिए NH3 को यूरिया के अंदर बदल दिया जाता है। मनुष्य की यदि हम बात करें तो NH3 को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत या लीवर करता है। हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदलने की क्रिया यकृत या लीवर के अंदर संपन्न होती है। यकृत या लीवर में यूरिया बनाया जाता है और फिर इसे किडनी की सहायता से हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का, निराविषीकरण का कार्य यकृत या लीवर मनुष्य के अंदर करेगा। अब ये भी थोड़ी कम मात्रा में जल में घुलनशील होता है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। यूरिया भी जल में घुलनशील है, अमोनिया के कंपैरिजन में कम घुलनशील है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए भी पानी आवश्यक होगा। इसलिए हमारे मूत्र में पानी और यूरिया पाया जा रहा है, क्योंकि पानी के साथ पानी में घुलकर यह शरीर के बाहर निष्कासित होगा। इसके एग्जाम्पल है एनेलिडा, कुछ एनेलिडा संघ के जंतुओं में उपास्थल मछलियां, अस्थिल मछलियां, इनके अंदर पाया जाएगा। बॉनी फिश के अंदर यूरिया का उत्सर्जन होगा, कार्टिलेज फिश के अंदर यूरिया का उत्सर्जन होगा। एम्फीबिया वर्ग के जो जंतु है उनमें होगा। स्तनधारी जो मैमेलिया संघ के, मैमेलिया वर्ग के जंतु है उनके अंदर भी यूरिया का उत्सर्जन किया जाएगा। तो ये यूरियोटैलिक प्रकार के प्राणी है जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को अपने शरीर के बाहर यूरिया के रूप में एक्सक्रीट करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। फिर तीसरे टाइप के प्राणी है यूरिकोटैलिक प्राणी। यूरिकोटैलिक की डेफिनेशन, ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यानी जिन प्राणियों के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन किया जाता है उन्हें यूरिकोटैलिक प्राणी कहते हैं। अब यूरिक अम्ल की क्या विशेषता है, सबसे कम विषैला है। अमोनिया यूरिया की तुलना में यह बहुत कम विषैला है, जल के अंदर अघुलनशील है। अब जल में अघुलनशील है, इसका फायदा ये है कि जो ये प्राणी होंगे इनके द्वारा उनके शरीर से बहुत कम मात्रा में जल का लॉस होगा। बहुत कम मात्रा में, लगभग अर्ध ठोस रूप में इस यूरिक अम्ल को निकाला जाता है। जैसे पक्षी है बीट के रूप में इस यूरिक अम्ल को निकालते हैं, तो वो अर्ध ठोस रूप है, पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके उत्सर्जन में जल की बहुत कम मात्रा आवश्यक होगी। एग्जाम्पल इसके, कीटों के अंदर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। रेप्टिलिया वर्ग के जो जंतु है उनके अंदर, छिपकली, सर्प, इनके अंदर यूरिक अम्ल उत्सर्जित होगा। पक्षी या एबीज वर्ग के जंतुओं के अंदर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होगा।
और मरुस्थलीय जो स्तनधारी जंतु होते हैं, ऐसे स्तनधारी जंतु जो मरुस्थल में पाए जा रहे हैं, उनके अंदर भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर प्राणियों को 3 प्रमुख प्रकारों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला अमोनोटैलिक, अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। दूसरा यूरियोटैलिक, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। तीसरा यूरिकोटैलिक, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। अब प्राणियों में कुछ प्रमुख उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें, किडनी, वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा कुछ सहायक अंग है, जैसे त्वचा, त्वचा के द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। फेफड़े या फुफ्फुस, उसके द्वारा भी निकाले जा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मेन इनमें किडनी वर्क करती है, इसलिए उसको मेन जो उत्सर्जन अंग है उसके अंदर रखा गया है। अब पहला जो उत्सर्जी अंग है, आदि वृक्क या प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं, ये उत्सर्जी अंग प्लेटी हेलमिंथीज संघ के जंतुओं में मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल है प्लेटी हेलमिंथीज का प्लेनेरिया, उसके अंदर मिलेंगे। एनिलिडा संघ के कुछ जंतुओं में आदि वृक्क, प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं मिलेंगी। सिफेलोकॉर्डेटा जो संघ है, उसके एम्फिऑक्सिस जंतु के अंदर भी आदि वृक्क, प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन आदि वृक्क का प्रमुख काम होता है आयन और परासरण का नियमन, यानी ये उत्सर्जन के लिए नहीं है, ये ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस आयनों के नियमन के लिए पाए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें भी अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। सेकेंड है वृक्क या नेफ्रिडिया, केचुए में पाया जाता है। नेफ्रिडिया या वृक्क संरचना है, केचुए में मिलेगी। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन में सहायक है, आयन और परासरण नियमन में सहायक है। परासरण नियमन की क्रिया, शरीर के अंदर परासरण की क्रिया जो है उसके अंदर ये मेन रोल प्ले करता है। परासरणीय सांद्रता को बनाए रखता है, तो उसके अंदर ये सहायता देगा। थर्ड, मेलपीगी नलिकाएं कॉकरोच के अंदर पाई जाती है, कीटों में पाए जाने वाला प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जिसका काम भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन, आयन और परासरण का नियमन करना होता है। फोर्थ, हरित ग्रंथियां या श्रृंगिक ग्रंथियां झींगा या प्रॉन में पाई जाती है। प्रॉन या झींगा जंतु के अंदर हरित ग्रंथियां, श्रृंगिक ग्रंथियां, ग्रीन ग्लैंड मिलेगी। ये भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है, आयन और परासरण का नियमन करती है। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो है ये कुछ प्राणियों के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन टाइप से पढ़ा था कि उत्सर्जन क्रिया क्या है, कितने प्रकार के प्राणी उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर होते हैं। इसके बाद हम मानव के उत्सर्जन तंत्र की स्टडी करेंगे कि मानव के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है उसका निर्माण किस प्रकार से संपन्न होता है। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।